एवरीवन, नमस्कार। मैं आपके अपने यूट्यूब चैनल हैरी क्लासेस में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं दोस्तों। जैसा कि हम कक्षा 12th का गणित अध्याय 1 संबंध एवं फलन पढ़ रहे हैं दोस्तों, और आज हम उसका पार्ट 6 करने वाले हैं। इससे पिछली वीडियो में दोस्तों हमने संबंध की परिभाषा को बहुत ही अच्छी तरह से समझा था और उसके प्रकारों को भी जाना था। आज इस वीडियो में दोस्तों हम संबंध के प्रकारों को एक एक कर बहुत ही डिटेल से पढ़ेंगे दोस्तों। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। संबंधों के प्रकार, टाइप्स ऑफ रिलेशंस। संबंध के प्रकार कितने होते हैं, कौन कौन से प्रकार के संबंध होते हैं, तो इस चीज़ को समझने के लिए हम संबंध के प्रकारों को 2 भाग में पढ़ेंगे दोस्तों। ठीक है, तो हम उनको किस तरह से पढ़ेंगे। तो फर्स्ट पार्ट में हम पढ़ने वाले हैं रिक्त संबंध, जिसे एम्प्टी रिलेशन बोलते हैं। सार्वत्रिक संबंध, जिसे यूनिवर्सल रिलेशन बोलते हैं। दूसरे पार्ट में हम पढ़ेंगे दोस्तों स्वतुल्य संबंध, जिसे रिफ्लेक्सिव रिलेशन बोलते हैं। सममित संबंध, जिसे सिमेट्रिक रिलेशन बोलते हैं। संक्रामक संबंध, जिसे ट्रांजिटिव रिलेशन बोलते हैं। तुल्यता संबंध, जिसे इक्विवेलेंस रिलेशन बोलते हैं। तत्समक संबंध, जिसे आइडेंटिटी रिलेशन बोलते हैं। प्रतिसम्मित संबंध, जिसे एंटी सिमेट्रिक रिलेशन बोलते हैं दोस्तों। तो इनको हम एक एक कर थोड़ा विस्तार से जानेंगे। सबसे पहले दोस्तों हम पढ़ने वाले हैं रिक्त संबंध, जिसे एम्प्टी रिलेशन बोलते हैं। रिक्त का अर्थ होता है दोस्तों खाली, खाली संबंध। तो इससे अर्थ निकलता है कि ऐसा संबंध जिसमें कोई भी अवयव उपस्थित ना हो। अब यहां पे मैं अवयव क्यों कह रहा हूं दोस्तों, क्योंकि संबंध भी एक प्रकार का समुच्चय ही है। आपने रिक्त समुच्चय पढ़ा होगा कक्षा 11 में। रिक्त समुच्चय किसे कहते हैं? ऐसा समुच्चय जिसमें एक भी अवयव उपस्थित ना हो, उसे हम रिक्त समुच्चय कहते हैं। तो यहां पे परिभाषा मैंने लिख दी है इसकी कि किसी समुच्चय ए पर परिभाषित संबंध R एक रिक्त संबंध कहलाता है यदि ए का कोई भी अवयव ए के किसी भी अवयव से संबंधित नहीं है। ए का कोई भी अवयव ए के किसी भी अवयव से संबंधित नहीं है। जब वहां पे किसी भी अवयव का किसी भी अवयव से संबंध है ही नहीं, तो दोस्तों वहाँ पे उस रिलेशन के अंदर कोई भी कृमित युग्म नहीं आएगा। तो इसको हम एक एग्जाम्पल की मदद से हम समझते हैं। मैंने माना यहाँ पे कि एक समुच्चय ए है हमारे पास, जो इस प्रकार है 3,7। इस समुच्चय ए के साथ साथ मैं एक यहाँ पे रिलेशन भी लेता हूँ, एक संबंध भी लेता हूँ, और वो संबंध इस प्रकार है दोस्तों R इक्वल टू मजला कोष्टक A, B। A, B का मतलब दोस्तों अभी आपको आगे पता लग जाएगा। ये कृमित युग्म है दोस्तों, जिसको हम कहाँ से छांटते हैं दोस्तों, कहाँ से निकालते हैं इसको? कार्तीय गुणनफल में से। तो A, B ऐसे कृमित युग्म छांटने हैं, ऐसे कृमित युग्म निकालने हैं सच दैट जो इस प्रकार हो A बिलोंग्स टू A, B बिलोंग्स टू A, यानी कि A अवयव और B अवयव दोनों किसके अवयव हैं दोस्तों? समुच्चय A के। तथा A प्लस B बराबर एक विषम संख्या है। अर्थात हमें ऐसे कृमित युग्म छांटने हैं दोस्तों, ऐसे कृमित युग्मों को निकालना है वहां से कि उन कृमित युग्म में जो पहली संख्या A है और जो दूसरी संख्या B है, अगर हम इन दोनों संख्याओं को जोड़ दें तो हमें एक विषम संख्या प्राप्त
होनी चाहिए दोस्तों। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आगे। तो दोस्तों सबसे पहले मैंने यहाँ पे समुच्चय ए गुणा समुच्चय ए, मतलब मैंने यहाँ पे सबसे पहले कार्तीय गुणनफल इनका निकाला है। तो कार्तीय गुणनफल कैसे निकालेंगे दोस्तों? 3,7 गुणा 3,7। ठीक है दोस्तों, जब हमारे पास केवल एक ही समुच्चय होता है और हम से बोला जाए कि कार्तीय गुणनफल निकालिए, तो हम उस समुच्चय की गुणा उसी समुच्चय के अवयवों में कर देते हैं। क्लियर दोस्तों? तो आपको कार्तीय गुणनफल निकालना आता ही होगा दोस्तों। तो दोस्तों हम यहाँ पर इस प्रकार कार्तीय गुणनफल प्राप्त कर सकते हैं कि सबसे पहले 3 का संबंध हम 3 से स्थापित करेंगे, 3,3, फिर 3,7, 7,3, फिर 7,7। ठीक है दोस्तों, हमने यहाँ पे क्या निकाल लिया है? कार्तीय गुणनफल ज्ञात कर लिया है। अब दोस्तों मैं आपसे पूछता हूँ कि इस कार्तीय गुणनफल में से आप उन क्रमित युग्मों को निकालिए जो इस संबंध को संतुष्ट करते हैं दोस्तों। और संबंध क्या है हमारे पास कि ए प्लस बी बराबर क्या होना चाहिए हमारे पास? विषम संख्या। एक विषम होना चाहिए दोस्तों। क्या होना चाहिए दोस्तों? एक विषम होना चाहिए। अब मैं आपसे पूछता हूं खुद दोस्तों, आप गौर से देखिए इस चीज को कि हमारे पास इस क्रमित युग्म के अंदर, इस क्रमित युग्मों में जितने भी हमारे पास ये क्रमित युग्म है इस कार्तीय गुणनफल के अंदर जो आए हैं, इनको एक एक करके लीजिए। तो मैं लेता हूं सबसे पहले 3,3। तो 3 भी यहाँ पे ए के स्थान पर कौन है? 3, बी के स्थान पर भी 3। तो जब हम इनको जोड़ेंगे दोस्तों, जब इनको हम जोड़ेंगे तो हमारे पास 3 और 3 क्या आएगा दोस्तों? 6। अब 6 आप जानते हो कैसी संख्या है? तो आप बोलोगे सम है। तो इसका अर्थ ये हुआ कि 3,3 हमारा रिलेशन में नहीं आएगा दोस्तों, ये क्रमित युग्म रिलेशन में नहीं आएगा। उसके बाद क्रमित युग्म दूसरे वाले को देखते हैं, 3,7 को। तो आप जब 3,7 को देखोगे तो 3 + 7 करोगे दोस्तों, तो फिर भी आपके पास क्या मिलने वाला है? 10। अब 10 भी कैसी संख्या दोस्तों? सम है। तो इसका मतलब ये भी हमारे रिलेशन में नहीं आएगा। उसके बाद दोस्तों 7,3 को देखते हैं, तो 7 और 3 10 होते हैं, और 7,7 को भी देखें तो 7 और 7 14 होते हैं दोस्तों। तो इस प्रकार हमारे पास किसी भी क्रमित युग्म के द्वारा अगर हम उनके अंकों को जोड़ें, ए प्लस बी की तरह हम जोड़ें, तो हमें कहीं से भी विषम संख्या प्राप्त नहीं होती है दोस्तों। इसका अर्थ ये हो गया दोस्तों कि हमारे पास जो रिलेशन बना वो दोस्तों रिक्त बना। हमारे पास जो संबंध आया है वो कौन सा संबंध आया? रिक्त संबंध। और दोस्तों रिक्त संबंध को हम मंझला कोष्ठक के अंदर कुछ भी नहीं लिखेंगे, या तो आप इससे ऐसे इसको शो कर सकते हो, या आप फाई के द्वारा इसको शो कर सकते हो दोस्तों। ठीक है दोस्तों, और मैंने यहाँ पे इसके लिए आपको ये एग्जांपल लिख भी दिए दोस्तों कि 3 + 3 6 जो कि एक सम है, 3 + 7 = 10 जो कि एक सम है, 7 + 3 = 10 जो कि एक सम है, 7 + 7 = जो 14 है वो जो कि एक सम है। इसका मतलब हमारे पास कोई भी एक विषम संख्या प्राप्त नहीं हुई, तो इसका मतलब हमारा जो संबंध है वो रिक्त संबंध बना दोस्तों। तो ये बात आपको अच्छी तरह समझ में आ गई होगी कि यहाँ पर रिलेशन के अंदर एक भी क्रमित युग्म ऐसा नहीं है जो हमारे इस जो हमें संबंध दिया हुआ है इसको संतुष्ट करता हो। क्लियर दोस्तों? तो हम इस प्रकार के संबंध को क्या बोलेंगे दोस्तों? रिक्त संबंध। दोस्तों दूसरे नंबर पर हम पढ़ेंगे सार्वत्रिक संबंध, जिसे हम यूनिवर्सल रिलेशन बोलते हैं दोस्तों। दोस्तों सार्वत्रिक संबंध किसे कहते हैं? तो मैंने यहाँ पे इसकी डेफिनेशन लिख रखी है दोस्तों। किसी समुच्चय ए पर परिभाषित संबंध R एक सार्वत्रिक संबंध कहलाता है यदि ए का प्रत्येक अवयव ए के सभी अवयव से संबंधित है। अर्थात
अगर हमें कोई भी समुच्चय दिया हुआ है तो और उसमें जितने भी अवयव उपस्थित हैं तो वो सभी अवयव उसी समुच्चय के सभी अवयवों से संबंधित होने चाहिए दोस्तों। इसका अर्थ ये हो गया दोस्तों कि यदि आपको समुच्चय ए दे रखा है तो आप उनका कार्तीय गुणनफल निकालिए, और जब आपके पास कार्तीय गुणनफल निकल कर आएगा दोस्तों तो वो जो कार्तीय गुणनफल का जो समुच्चय होगा दोस्तों वही आपका सार्वत्रिक संबंध कहलाएगा दोस्तों। इस बात को एक एग्जाम्पल के द्वारा समझते हैं। मैंने यहाँ पे लिख दिया है दोस्तों, आर जो बनेगा, जो सार्वत्रिक संबंध जो बनेगा आर, वो ए क्रॉस ए के बराबर होगा। दोस्तों मैंने यहाँ पे एक एग्जाम्पल ले लिया है, उदाहरण ले लिया है दोस्तों मैंने यहाँ पे कि माना यदि ए एक समुच्चय है जो इस प्रकार है 3,7, इसके क्या है अवयव है दोस्तों। तो अब हम इसका क्या निकालेंगे दोस्तों, कार्तीय गुणनफल निकालेंगे। हम कार्तीय गुणनफल कैसे निकालेंगे दोस्तों, ए क्रॉस ए निकालेंगे इसका, और ए का मान क्या है हमारे पास 3,7, क्रॉस की जगह क्रॉस लगाएंगे, फिर ए का मान रख देंगे 3,7। अब इनका कार्तीय गुणनफल किस पर निकालते हैं, पहले 3 का 3 से संबंध स्थापित करेंगे, 3,3, फिर 3,7, फिर 7,3, फिर 7,7। ठीक है दोस्तों। तो हम दोस्तों इस प्रकार कार्तीय गुणनफल ज्ञात कर लेंगे। यहाँ पे मैंने यहाँ पे पहले ज्ञात कर लिया है कि 3,3, 3,7, 7,3, 7,7 दोस्तों, ये मैंने दोस्तों ए क्रॉस ए निकाल लिया है। अब आप देख सकते हो कि समुच्चय जो ए है हमारे पास उसमें कौन कौन से अवयव हैं, 3 और 7। तो दोस्तों जब हमने यहाँ पे उसका कार्तीय गुणनफल निकाला है तो यहाँ पे 3 जो है 3 से भी संबंधित है, और 3 यहाँ पे 7 से भी संबंधित है दोस्तों। ठीक है, यहाँ पे दूसरा अवयव क्या है 7 है, तो 7 3 से भी संबंधित है और 7 से भी संबंधित है दोस्तों। तो जितने भी समुच्चय ए के अंदर अवयव हैं वो अवयव, प्रत्येक अवयव इन समुच्चय ए के अंदर जो अवयव आ रहे हैं उन सभी से क्या है दोस्तों, संबंधित है। तो इस प्रकार दोस्तों हम कह सकते हैं कि हमारा जो संबंध बना, सार्वत्रिक संबंध जो बना, वो इसका जो हमने कार्तीय गुणनफल निकाला दोस्तों वही हमारा इसका क्या बन जाएगा, सार्वत्रिक संबंध बन जाएगा दोस्तों। क्योंकि सार्वत्रिक संबंध होता क्या है दोस्तों, दो समुच्चयों का कार्तीय गुणनफल बोल दो, या आप बोल सकते हो एक समुच्चय का जो हम कार्तीय गुणनफल निकालेंगे तो हम उसका कार्तीय गुणनफल कैसे निकालते हैं दोस्तों, कि उसकी गुणा हम उसी में कर देते हैं दोस्तों। तो इस प्रकार हम बोल सकते हैं कि ये जो संबंध आर है हमारा वो क्या है, सार्वत्रिक संबंध है। तो दोस्तों सार्वत्रिक संबंध को समझना है तो सिर्फ एक बात जान लीजिए कि आप को सिर्फ जो समुच्चय दे रखा है, आपको एक समुच्चय भी दे रखा हो सकता है, आपको 2 समुच्चय भी दिए हो सकते हैं, तो आप सिर्फ उनका क्या निकालिए, कार्तीय गुणनफल निकालिए दोस्तों, और वही कार्तीय गुणनफल आपका क्या बन जाएगा, सार्वत्रिक संबंध। एक एग्जाम्पल और लिया है दोस्तों मैंने यहाँ पे सार्वत्रिक संबंध का ही। माना यदि समुच्चय ए बराबर 1, 2, 3 हमें दे रखा है, तो सबसे पहले दोस्तों हम इसका क्या निकालेंगे, कार्तीय गुणनफल निकालेंगे दोस्तों। समुच्चय ए हमें दे रखा है, उसको हमने न्यू लिख दिया, गुणा का चिन्ह लगाया, फिर समुच्चय ए को हमने न्यू लिख दिया। दोस्तों कार्तीय गुणनफल जो हम निकालते हैं आपको पता ही चल गया होगा हमको कि ए का हम ए से संबंध स्थापित करेंगे, फिर ए का 2 से, फिर ए का 3 से, इसी प्रकार 2 का 1 से, 2 का फिर 2 से, 2 का फिर 3 से, इसी प्रकार 3 का फिर 1 से, 3 का फिर 2 से, 3 का फिर 3 से। दोस्तों हमने क्या निकाल लिया है, कार्तीय गुणनफल। दोस्तों जैसा कि मैंने सार्वत्रिक की परिभाषा में आपको बताया है, सार्वत्रिक संबंध की परिभाषा में, कि सार्वत्रिक संबंध किसे कहते हैं, कि जो हमारा कार्तीय गुणनफल निकल कर आता है दोस्तों वही हमारा सार्वत्रिक संबंध कहा जाता है दोस्तों। तो यहाँ मैंने ए क्रॉस ए बराबर यहाँ पे मैंने लिख दिया है संबंध आर। तो ए क्रॉस ए का मान क्या है दोस्तों, हमारे पास ये रहा कार्तीय गुणनफल हमारा ये निकल कर आया है, और इसी को हम क्या बोलेंगे दोस्तों, सार्वत्रिक संबंध बोलेंगे। ठीक है।
तो आपको ये बात समझ में आ गई दोस्तों कि सार्वत्रिक संबंध क्या होता है। तो सार्वत्रिक संबंध को आप बस सिंपल सी भाषा में समझिए कि जो संबंध हमें कार्य गुणनफल से प्राप्त होता है, या आप बोलिए कि ऐसा संबंध कि अगर आपको कोई भी समुच्चय दे रखा है तो आप इसका क्या निकालोगे, सबसे पहले कार्तीय गुणनफल निकालोगे। तो ये जो कार्तीय गुणनफल है दोस्तों, आपको समझ में आ रहा है, ये जो कार्तीय गुणनफल है इसका सबसेट, कार्तीय गुणनफल सबसेट होता है किसका, कार्तीय गुणनफल का ही। ये बात अभी आपको समझ में नहीं आई होगी। कार्तीय गुणनफल उपसमुच्चय होता है कार्तीय गुणनफल का, अर्थात यहां पे जो हम चीज लिखते हैं उपसमुच्चय से पहले आपको पता होगी ये क्या है, हमारे पास एक रिलेशन है, यानी कि रिलेशन उपसमुच्चय होता है किसका, कार्तीय गुणनफल का दोस्तों। तो वो जो रिलेशन है वो कैसा होना चाहिए, A क्रॉस A के रूप में होना चाहिए। क्लियर, मतलब जो भी हमारे पास समुच्चय दे रखा है आप उसका कार्तीय गुणनफल ज्ञात कर लीजिए, वही आपका क्या बन जाएगा, सार्वत्रिक संबंध बन जाएगा दोस्तों मैंने कुछ नोट करके यहाँ पे बातें लिखी हुई हैं। पहली बात क्या है यहाँ पे कि किसी अरिक्त समुच्चय में सबसे बड़ा संबंध क्या कहलाता है, सार्वत्रिक संबंध होता है। ध्यान से समझिएगा दोस्तों, हमारे पास अगर कोई भी अरिक्त समुच्चय है, अरिक्त समुच्चय का मतलब जिसमें समुच्चय में अवयव हो, तो उसमें सबसे बड़ा जो संबंध होगा दोस्तों वो सार्वत्रिक संबंध ही होगा। आपको पता है सार्वत्रिक संबंध किसे कहते हैं भाई, आपको जो भी समुच्चय दे रखा होगा आप उसका कार्तीय गुणनफल निकालोगे, और जब कार्तीय गुणनफल निकल कर आएगा वही क्या कहलाएगा, हमारा सार्वत्रिक संबंध कहलाएगा। क्लियर। दूसरा पॉइंट क्या है दोस्तों, यहाँ पे दूसरा पॉइंट है किसी अरिक्त समुच्चय में सबसे छोटा संबंध रिक्त संबंध, यानी कि फाई जिससे हम फाई को शो करते हैं, होता है। मतलब किसी अरिक्त समुच्चय में सबसे छोटा संबंध कौन सा होता है, रिक्त संबंध, जिसको हम फाई से शो करते हैं। ठीक है, क्योंकि रिक्त संबंध में कोई भी हमारा अवयव नहीं होता है दोस्तों। इसीलिए थर्ड पॉइंट में मैंने लिख दिया है कि रिक्त संबंध एवं सार्वत्रिक संबंध को तुच्छ संबंध कहते हैं। क्यों, क्योंकि एक तो सबसे बड़ा हो गया और एक सबसे छोटा हो गया। क्लियर दोस्तों, रिक्त संबंध एवं सार्वत्रिक संबंध को हम तुच्छ संबंध भी कहते हैं। क्लियर दोस्तों। तो दोस्तों अगले वाले पार्ट में हम जो दूसरे भाग में हमने समुच्चय को डिस्कस किया था, जैसे कि मैंने बताया था स्वतुल्य संबंध, संक्रामक संबंध, सम्मिश्र संबंध, इनको आगे हम पढ़ेंगे दोस्तों बहुत ही विस्तार से। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद।